ठीक है, कल की क्लास में हमने एक स्प्रिंग से बंधे हुए ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि उसकी जो मोशन है वो दरअसल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, आज हम पेंडुलम के ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि इसकी जो मोशन है वो भी दरअसल सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत अंजाम दे कि उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहा है। ठीक है, ये तस्वुर ध्यान में रखें। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके तय करदा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन अपोजिट होगा, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहा है। तो एक मिसाल हम आज ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। ये एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आके छोड़ते हैं तो ये झूले की तरह झूलना शुरू कर देता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर झूल रहा होता है। तो आइए इसकी हरकत पर गौर करते हैं। जब ये यहाँ होता है तो इसका वेट इसको नीचे खींच रहा होता है और इस डोरी का टेंशन इसको ऊपर खींच रहा होता है। ये साकिन है, रुका हुआ है, तो जितना वेट है उतना टेंशन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये रुका रहता है। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाने के फ़ौरन बाद क्या होता है ज़रा देखिए, वेट इसका नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ये रहा, और टेंशन इसका यहाँ अमल कर रहा है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। अगर आप इसी लाइन के ऊपर ऐसे आगे बढ़ाएं और देखें तो ये आपका वेट है जो पहले भी था, अभी भी है। इस वेट के दो कंपोनेंट बन गए। एक इस वेट का ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला वेट का साइन कंपोनेंट, और इस वेट के ये वाला वेट का एक्स कंपोनेंट। अब आप देखें, वेट का एक्स कंपोनेंट क्या चाहता है, इस गोले को यहाँ ले जाना चाहता है, और इसके अगेंस्ट में क्या है, टेंशन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन वेट का एक और कंपोनेंट है जो वाई कंपोनेंट है, वो कहाँ लेके जाना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ। लिहाजा जैसे आप इसको यहाँ से लाके यहाँ छोड़ते हैं, ये यहाँ जाना शुरू होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इसका भी होगा, क्योंकि जब ये यहाँ आता है तो ये बंद हो जाता है, तो ये भी बंद हो जाता है। जब ये यहाँ जाता है, ये खुलता है, तो ये भी खुलता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये क्या है, x, और ये जो लेंथ है इसकी, ये क्या है, ये लेंथ है। तो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी क्या बन रही है, ट्राइंगल। अच्छा, लेंथ इसको भी आप मान सकते हैं, और ये भी लेंथ है, तो ये एंगल बना हुआ है लेंथ का। तो एंगल के सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये हमने इसको एनालाइज किया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जब आप इसको यहाँ से यहाँ ला के छोड़ते हैं तो ये हरकत करता है, इसकी हरकत का जिम्मेदार कौन है, तो आप बोलोगे सर WY। यहाँ वो हरकत क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि W और टेंशन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, जबकि यहाँ पर W अब सिर्फ W नहीं रहा बल्कि दो हिस्सों में टूट गया, एक एक्स कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट। तो बैलेंस हो गया टेंशन से, लेकिन वाई कंपोनेंट बैलेंस नहीं हुआ। तो वो फोर्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, वो फोर्स दरअसल बराबर है किसके, WY के। ये बात समझ में, जब मैंने लिखा ये वाली फोर्स किसके बराबर है, WY। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये मैंने लिखा F की जगह आप क्या लिख सकते हैं, M × A बराबर है, ये W क्या होता है, M × G, और Y कंपोनेंट है, इसकी जगह क्या लगाएंगे, साइन थीटा। जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है,
वो जो y कंपोनेंट है वो साइन थीटा होता है। तो मैंने w की जगह क्या लिखा, m इंटू जी, क्योंकि w होता है m इंटू जी, और y की जगह क्या लिखा, साइन थीटा। ये वाले m से ये वाला m क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, अगर आप इस साइन थीटा पर गौर करें, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन का बराबर का निशान जी, इस साइन की जगह क्या लिखा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एक ट्राइंगल ये है आपके पास जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और एक ट्राइंगल आपके पास ये है जिसमें परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये। दोनों ट्राइंगल एक जैसी हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल क्या हैं, सेम है। लिहाजा मैं इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लूँ या इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लूँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के एंगल क्या हैं। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्स ले रहा हूँ और हाइपोटेन्यूज क्या ले रहा हूँ, एल। अगले स्टेप में मैंने लिखा ए बराबर है जी इंटू पी अपॉन एच की जगह परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल। अच्छा, यहाँ पर मुझे माइनस का निशान भी लगाना पड़ेगा। क्या निशान लगाना पड़ेगा कि जब जिस वक्त ये वाला फासला तय करता है एक्स, असल में यहाँ एक्स आ गया ना, एक्स जैसे आया तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, एक्स यहाँ जाता है, फोर्स यहाँ आती है, एक्स और फोर्स एक दूसरे के क्या हैं, तो यहाँ पे ये फोर्स है और इसमें क्या है, एक्स आ रहा है ना आगे जाके, इसलिए मुझे माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। ये बात मेरी पकड़ पाया आप? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ जब ये यहाँ था तो इस पर तो कोई फोर्स अप्लाई, जब ये यहाँ आया यानी इसने एक्स का फासला तय किया तो उसमें क्या पैदा हो गया, वाई कंपोनेंट फोर्स जो उसको चलाएगी। आप इस एक्स को और इस वाई कंपोनेंट को ज़रा गौर से देखें तो ये एक्स इस डायरेक्शन में है और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है एक्स और फोर्स जब भी आमने सामने आएंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सही है, इसी फोर्स का नुमाइंदा ये ए है, और अब यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक्स है, तो ये एक्स है और ये फोर्स है। जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो दोनों क्या हैं एक दूसरे के, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। ये समझ में आई बात, ये माइनस मैंने क्यों लगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो या तो यहाँ लगा दीजिए, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम यहाँ लगा दीजिए। अब आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का जी और ये वाला एल इंटू एक्स। ये जी क्या है, 9.8 कांस्टेंट है, और इस पूरी हरकत के दौरान एल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक और कांस्टेंट। हमने लिखा एक्सेलरेशन बराबर है कांस्टेंट इनटू एक्स। ये कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटा रहा हूँ मैं। जब कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी। कल पढ़ा था हमने ये, माइनस का एक्स। वाह, घूम फिर के बात कहाँ गई, इस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिम्प में एक दूसरे के मुखालिफ है। ये कंडीशन जहाँ पूरी होगी, ये कंडीशन जिस हरकत में पूरी होगी, हम कहेंगे कि ये हरकत वेव मोशन है। कौन सी हरकत है, वेव मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन सारे नामों में एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत कर रहा हो कि उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन उसके तय करदा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए और दोनों की सिम्त एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम कहते हैं कि अब ये जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है ये नॉर्मल हरकत नहीं कर रहा, ये वेव मोशन अंजाम दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? रोकें, इसको उतारें। ठीक है, तो कल की क्लास से और आज की क्लास में हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हरकत पर गौर किया। कल की क्लास में हमने गौर किया था किस पर, एक स्प्रिंग से बंधे हुए ऑब्जेक्ट पर,
और स्प्रिंग से बंधे हुए ऑब्जेक्ट को भी हमने देखा तो वो इसी मैथमेटिकल लॉ की पाबंदी करता है। तो उसकी हरकत के दौरान भी उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो उसके तय करदा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंथ में अपोजिट है। और आज की क्लास में हमने क्या करा? आज की क्लास में हमने एक पेंडुलम की हरकत पर गौर किया। पेंडुलम की हरकत की एनालिसिस करने के बाद भी हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि इसमें इस पेंडुलम की हरकत में इसका एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम एक नतीजा निकाल लेते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो इस तरह से हरकत अंजाम दे कि वो अपने मीन पॉइंट से दूर जा रहा हो, जब दूर जा रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा हो, एक्सेलरेशन कम हो रहा हो या उसकी स्पीड कम हो रही हो, एक्स बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्स बढ़ रहा है, एक्स पॉजिटिव है, स्पीड कम हो रही है। सही है। अच्छा, एक जाते 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 ख़ास जगह पे जाके स्पीड क्या हो जाती है? 0। वहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। एक्स जब मैक्सिमम हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जब ये वापस आना शुरू करता है तो अब एक्स नेगेटिव में आता है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही बात? इसको आप जहन में रखिए। आप जहाँ ये वाली सिचुएशन होगी कि एक ऑब्जेक्ट अपने असल मुकाम से दूर जाते हुए फासला जब प्लस में हो तो उसका एक्सेलरेशन माइनस में, वो रुक रहा हो, और जब वो वापस आ रहा अपने मीन पॉइंट की तरफ तो फासला कम हो रहा हो और एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो। तो समझ जाइए इस वाली केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हरकत अंजाम दे रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या वेव मोशन है। ठीक है। ये हरकत अब आपको डिफरेंट जगहों पर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने तार की मिसाल दी आपको, गिटार बजा रहे हैं तो गिटार के अंदर भी तार क्या कर रहा है? अपने असल मुकाम से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो तार की हरकत में भी यही है कि जब वो असल मुकाम से तार दूर जाता है तो फासला बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। जब वापस आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और फासला नेगेटिव में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पानी की लहरों की बात करें, जब पानी ऊपर नीचे होता है, पानी क्या होता है? उसके अंदर भी जो पानी का मालिक्यूल्स होते हैं वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, अपने असल मुकाम से ऊपर और अपने असल मुकाम से नीचे। तो इन मालिक्यूल्स की जो मोशन है ऊपर नीचे, ये भी दरअसल क्या कहलाती है? वेव मोशन। ऐसे ही अगर आप डोरी, एक रस्सी का सिरा आप पकड़ लें, एक रस्सी का सिरा मैं पकड़ लूँ और मैं ऐसे हिलाऊँ, तो मैं दरअसल जो हिला रहा हूँ वो क्या हिला रहा हूँ? रस्सी के जो मालिक्यूल हैं वो ऊपर जा रहे हैं अपने असल मुकाम से, और कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे की जो हरकत ये वाली हो रही है, ये भी दरअसल कौन सी मोशन है? वेव मोशन। ये बात क्लियर हो गई? आप हैरान होंगे जब आप इस पूरी कायनात को बड़े लिहाज से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हर हरकत जो हमारे सड़क पे कार चल रही है ना, बज़ाहिर ये लीनियर मोशन है, लेकिन अगर बहुत बड़े परसेप्शन में देखेंगे आप तो आप हैरान होंगे कि ये हरकत भी दरअसल आपको वेव मोशन का पार्ट दिखेगी। सही है। कल की क्लास में हम एक अजीब व गरीब काम करेंगे, आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हम ये काम करेंगे सीखने के लिए। हम दायरे की हरकत पर गौर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ घूम रहा है, हम देखेंगे कि क्या वो इस लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब दायरे में घूमने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी कौन सी मोशन पाई जाती है? वेव मोशन। अगरचे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि दायरे की हरकत अलग होती है, सही है, उसके अंदर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेवलप होता है, उसका यूनिट पॉइंट जो है वो कुछ और हरकत कर रहा है और टोटल रेडियस पे जो पॉइंट है वो कुछ और हरकत कर रहा है। लेकिन अब हम इसको बड़े परसेप्शन में देखेंगे। कल थोड़ा सा मुश्किल होगा कल की क्लास, लेकिन मुझे उम्मीद है आप एक बार उसको ज़रा समझ लेंगे, हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे उसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दायरे में जो घूमते हैं ऑब्जेक्ट, उनकी हरकत भी किसी न किसी दर्जे में वेव मोशन होती है। जब ये बात आप साबित कर दोगे कि दायरे में घूमते हुए ऑब्जेक्ट वेव मोशन अंजाम देते हैं, तो आप हैरान होंगे। एक गाड़ी जो जा रही है सड़क के ऊपर,
यहाँ हमारे लिए तो सड़क है, लेकिन अगर आप ज़मीन के चांद पे से देखो तो वो यूं नहीं जा रही है सीधी, वो यूं जा रही है कर्व में। ज़मीन तो कर्व है ना, हमारे लिए तो इतना बड़ा कर्व है कि हम उसे क्या समझ रहे हैं, सीधा रास्ता, लेकिन वो सीधा रास्ता नहीं हो गया है, तो वो दायरे में मूव कर रही है, बड़े दायरे में। इसका मतलब उसमें भी कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जो वेव मोशन का होगा। ठीक है।